हेलो स्टूडेंट, देखिए आज ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो सेट 13 है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, और पेज नंबर कितना निकाल लेंगे 75, और क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 100। ठीक है, ये जो खान सर का बुक है ना, इसी में से इसी का आप निकाल लीजिए पेज 75, और सेट कितना 13। उसमें सेट नहीं दिया हुआ है, पार्ट अपना क्या है 13 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कयांतरित चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय हैं। कयांतरित चट्टानों में क्या कर रहा है, पतरन की क्रिया से अभिप्राय हैं। 1 नंबर का आप पहले आंसर दे देंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे। ठीक है, और क्या करना है कि आप पहले आंसर देंगे तो अपना देखेंगे कि 100 क्वेश्चन में आपने कितना सही करा है और कितना गलत करा है। उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी कितने पानी में हैं, है ना। तो इसका आंसर बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। कहता है कुछ शैलों में कणों या खनिजों का जो सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। क्या कर रहा है कि कुछ सेल, यहाँ पे देखिए कर रहा है कुछ शैलों में कणों या खनिजों का जो सतह होता है, सतहों या जो रेखाओं के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी चट्टान पर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे खनिज एक खास तरीके से परतों या क्या करते हैं, धारियों में जम जाते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, पतरन कहते हैं। इससे चट्टान ऐसी दिखती है जैसे उसमें कई परतें क्या है, चढ़ी हुई हैं। जैसे परत पे परत ऐसे चढ़े हुए होते हैं ना, जैसे आप पराठे बनाते हैं तो उस पर तो कई परत होते हैं, वैसे ही। ठीक है, तो आगे समझ में 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है, कहता है कि अग्रनय एवं अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन कहता है ताप और दाब, जब ताप और दाब पड़ेगा उसी के कारण क्या होता है कि इस चट्टान में परिवर्तन आ जाता है, रूपांतरण या कह सकते हैं रूपांतरण हो जाता है। हो जाने से कयांतरित सेलों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टान यानी कि रूपांतरित जो चट्टान है पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से से बनी होती हैं, और बनावट रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आई होप की समझ में आ गया होगा। 2 नंबर तो मैथ का है, तो मैथ की क्लास में देख लेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि ये जो शाख है, शाख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। देखिए कह रहा है बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल जो कृषि शाख प्रवाह है ना, यहाँ देखेंगे कह रहा है, यहाँ देखेंगे कहाँ गया कर्ष भाई, यहाँ देखिए कह रहा है कृषि शाख प्रवाह जो है प्रवाह की प्राप्ति इसकी जो लक्ष्य है, लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो इसका आंसर करेंगे 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर आप करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। और यहाँ पे देखिए कृषि शाख का प्रवाह, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसानों तक पैसा यानी कि लोन या कर्ज कैसे पहुँचाना है ताकि वे खेती और इससे जुड़े काम को अच्छे से कर पाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, कृषि शाख प्रवाह कहते हैं। और इसका लक्ष्य कितना था, लक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, लक्ष्य की तुलना करेंगे तो इनके लक्ष्य की तुलना में जो है 86% है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 86%। इसकी तुलना करा ना कि बिहार राज्य में करा है 2017 या 18, 2017 से 18 में कुल कृषि शाख प्रवाह की जो प्राप्ति है उसके लक्ष्य की तुलना में 86% थी। आगे समझ में। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, बिहार वर्ष में 2017 से 18 में कुल कृषि शाख प्रवाह की प्रति इसके लक्ष्य की तुलना में 86% थी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसी को निम्नलिखित कहते हैं। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें कह रहा है कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो ये मैथिली शरण गुप्त है ना, इन्होंने इसका रचना नहीं किए हैं, मतलब इसकी रचनाकार नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मैथिली शरण गुप्त जो है कवि, उन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसमें से 3 ऐसी किताब हैं जिसकी रचना की है लेकिन एक का नहीं किए हैं। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पथिक। क्या हो जाएगा, पथिक। देखिए ये जो मैथिली शरण गुप्त है ना, साकेत लिखे हुए हैं, साकेत के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं, पंचवटी के रचनाकार हैं, लेकिन पथिक का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त नहीं है। तो आप कहेंगे ये जो पथिक है इसकी रचनाकार कौन है, तो रामनरेश त्रिपाठी। देखिए कह रहा है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इसको क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं। ठीक है, इनकी जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। कहाँ, झांसी जिला में। ठीक है, चिरगांव, देखिए चीर के गाँव से चीर के निकल के बाहर आए हैं ना, तो ऐसे याद रखेंगे चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। चिरगांव, चीर छाड़ के एकदम गाँव से निकल के आए हैं, है कि नहीं, 1886 ईस्वी में। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे।
अगर देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनेगा तो कह देगा कि मैथिली शरण जो गुप्त हैं किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना, हिंदी क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे, है ना, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया, है ना। ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं इन्होंने सबसे पहले इतिहास में क्या किए हैं, अगर इतिहास के साहित्य के इतिहास का करा है ना कि जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया है, उन्होंने वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कह रहा है कि उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका एक और नाम दे दिया गया है, क्या, दद्दा। हम लोग दद्दा के फिल्म बाहर रहते हैं, है ना, तो इनका नाम एक दादा दे दिया गया। तो मैथिली शरण गुप्त को हम लोग भी दादा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनकी प्रमुख जो कृति हैं वो साकेत हैं, भारत भारती, पंचवटी, है ना, इसकी रचनाकार हैं। लेकिन जो पथिक पुस्तक है इसका रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी, है ना। जो पथिक का राम नरेश त्रिपाठी थे। 5 नंबर का मैथ क्लास में देखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। करे वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से मेरे प्यारे ऑनलाइन स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। 6 नंबर का आंसर कहता है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 6 नंबर का बी पे ताला लगा दे। चलिए मेरा स्टूडेंट बी बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। कोशिका भीति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की भीति, है ना। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वो क्या है, कोशिका भीति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। देखिए कह रहा है कैरोल सलीनियस, कह रहा है ना, कैरोल सलीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में वर्गीकृत किया, ठीक है। कालांतर में आर.एस. ह्वीटेकर कहता है ना, ह्वीटेकर ने जीवों का पंच जगत वर्गीकरण किया है। अब देखिए उसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अपना 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। इस क्वेश्चन को देखने से आपको तो यहीं पे 2 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले जो राजेश्वर मंदिर है वो कहाँ है, तो आप कहेंगे तंजौर, है ना। तो इससे पहले ही कह रहा है कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, है ना। तो 7 नंबर का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा राज प्रथम, है ना। ये जो अच्छा देखिए ये कह रहा है ना कि यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए राजेश्वर शिव मंदिर को नामे दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो जो बनवाया है कहीं ना कहीं अपना भी तो नाम उसमें रखा होगा ना, ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसी ट्रिक से याद रखेंगे, जो राज है इसी में डबल कर दिया है ना जी। आप फिर राज्य है राजे, तो राजे नहीं करके केवल राज ही रखा, राज प्रथम ने, है ना। तो ये मंदिर कहाँ है, तंजौर में। तो इसकी थ्योरी देखने की अब जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा थ्योरी है। 8 नंबर अपना मैथ है, देख लेना। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से कीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से, इन्हीं निम्नलिखित है ना, यही निम्नलिखित है, इन्हीं में से कह रहा है किस न्यायाधीश को, ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्हें जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का आंसर हम बता दें, बी नंबर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को, कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है ना। तो जस्टिस पी.एन. भगवती को क्या माना जाता है, न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। देखिए काहे माना जाता है, भारत में जस्टिस पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका मानव अधिकारों के आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त है, मतलब इसी का हाथ है, इसीलिए, ठीक है। 10-11 अपना रीड कर लेना है, शायद 10-11 क्या है, मैथ है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक माने खाली स्थान, है ना। फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट चॉइस, है ना। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फ्लोइंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 नंबर में कह रहा है नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, फिर दूसरे में टाइटल दे दिया है, तीसरे में कह रहा है डेट एंड, यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए ABCD अपना ऑप्शन भी दे दिया है, सारे के सारे आप देख लीजिए यहाँ से, नहीं तो बच्चे कमेंट करते हैं कि ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अब इसका आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें ये जो खाली स्थान है इसमें क्या ही आ जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर बताइए। 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए,
है ना, यहाँ जो है डेट एंड हेडिंग हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये है सवाल क्या कह रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10 के पावर कितना 19 ईयर्स -1 है। इसका अर्ध आयु काल लगभग है। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे 10 के पावर कैसे हैं, 10 के पावर -19 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो टाइपिंग में ये अच्छे से टाइपिंग नहीं होता है ना, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या है 2.31 इंटू 10 के पावर -19 फिर ईयर्स लिख के ईयर्स -1 है। तो इसका अर्ध आयु काल लगभग है, कितना लगभग कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बता सकते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कैसे है, 3 इंटू 10 के पावर हो जाएगा अपना 18, 10 के पावर 18 कुछ इस तरीके से पावर के रूप में, ठीक है, ईयर्स, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस घटना ने, कौन सा ऐसा घटना हुआ था, उस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। कौन सा ऐसा घटना घट गया कि अमेरिका को क्या करना पड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध करना पड़ा, मतलब उसमें शामिल होना पड़ा, यही क्वेश्चन कर रहा है। 14 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 14 नंबर का आंसर क्या हो सकता है, बताइए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये जो 14 नंबर का आंसर है ना, वो हो जाएंगे क्या, पर्ल हार्बर कहता है जर्मनी सैनिक पर हमला। देखिए जो पर्ल हार्बर है ना, पर्ल हार्बर कहता है जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर, ये एक पर्ल हार्बर है ना, स्थान का नाम है, समझ रहे हैं ना, पर्ल हार्बर कह रहा है ना, पर्ल जैसे गर्ल होता है वैसे पर्ल याद रख लेंगे, क्या दिक्कत है क्या। तो कह रहा है कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक क्या किया, हमला कर दिया। इसी घटना ने अमेरिका को क्या करना पड़ा, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें शामिल होना पड़ा था, है ना। अब देखिए यहाँ पे उसकी कहानी लिख के बताया है, कह रहा है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा 7 दिसंबर 1941 में लिया, है ना। ये जो अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में क्या किया, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। कहता है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, अब देखिए कह रहा है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे। क्या है, फ्रॉक से याद रखेंगे, फ्रॉक हम लोग पहनते हैं ना, फ्रॉक बचपन में पहनते थे, तो फ्रॉक से याद रखेंगे फ्रैंकलिन, है ना, डेलानो डे हम लोग डे रोज कहते हैं, आज कौन डे है, परपोज डे, रोज डे, ये होता है क्या फरवरी में, तो ऐसे याद रखेंगे डेलानो रूजवेल्ट, रोज से रूज याद रख लेंगे क्या, बेल्ट तो हम लोग पहनते हैं तो बेल्ट से बेल्ट याद रख लेंगे। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट थे, समझ में आ गया। अब देखा रहा है पर्ल हार्बर, ये जो गर्ल है उसे याद रखेंगे, पर्ल है ना, हार्बर हरबरा गया एकदम, है ना, ऐसे कहते हैं ना कि हरबराया हुआ है, हरबरा रहता रहा है। देखिए तो पर्ल यानी गर्ल से पर्ल याद रखेंगे, हार्बर ये स्थान का नाम है। तो कह रहा है पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था। ये जो पर्ल हार्बर है वो क्या है, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा होता है ना, कि वहाँ पे लोग वो लोग रहते हैं, है ना। कहता है जिस पर जापान ने हमला कर दिया, है ना जी, जिस पे क्या किया, ये जो पर्ल हार्बर है अमेरिका के नौसेना अड्डा पे क्या किया, जापान ने हमला कर दिया था, जिसमें काफ़ी संख्या में अमेरिकी नौसेना, अब देखिए हमला ही हो जाएगा तो क्या होगा, अमेरिका सैनिक जो वहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, है ना, तो मारे गए। और कई विमान युद्धपोत, वहाँ पे कई सारे विमान थे, है ना, युद्धपोत, क्रूजर मिसाइल था, बहुत ज़्यादा सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। इस तरह 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दिया, बेटा ले अब हमारा के इतना थी क्या किया है, नष्ट कर दिया है। इतने सैनिक को देखिए, कोई भी देश के अगर राष्ट्रपति होगा चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर उसके देश पर कोई हमला कर रहा है ना, सैनिक अगर मर रहे शहीद हो रहे हैं ना, तो समझिए उसका खून, उसका क्या पूरे देश का खून खोल जाता है, समझ लीजिए। इसीलिए क्या किया, क्या बेटा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने कह दिया जापान तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, है ना। अब देखिए 15 नंबर पर अपना क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ वाला क्लास में 16 भी कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है बहुत मस्त। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दोष में जो कहता है घनत्व कम हो जाता है, कौन सा ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित तो ही है, निम्नलिखल है कि नहीं। अगर इसमें से किस दोष में, कौन सा ऐसा दोष है ना, दोष में जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे 17 नंबर का आंसर। आइए 17 नंबर का आंसर करें,
ठीक है। तो आप कहेंगे 17 नंबर का आंसर हो जाएगा रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष, है ना, रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष। तो देखिए अभी अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना पढ़ने के बिहार पुलिस के, तो उनका जो एग्ज़ाम है ना एकदम सर पे बैठ के मंडरा रहा है कि भैया तू चल एग्ज़ाम हॉल में, हम तुम्हें दिखाते हैं। आज ये स्टूडेंट है ना वो भी कह रहा है कि चलो हम भी तुमको दिखाएंगे, है ना। तो इसीलिए जितना चाहे उतना जल्दी जल्दी सेट मार रहे हैं आजकल लोग। मतलब एक बार सेट मारेंगे ना तो दिमाग ऐसा हुआ है कि भैया तुमको याद होना ही है और वहाँ जाके उसको हराना ही है। इसीलिए बच्चे हैं कि जल्दी जल्दी सेट मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग भी चलेंगे ताकि बच्चे बोर ना हो कि सेट मारने में इतना समय काहे लग रहा है क्या। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष में क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए ये बात वही लिखा हुआ है। अब 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर दास के पदों का संग्रह है, किस में, बीजक में है कि कवितावली में है कि सूर सागर में है कि पदावली में, क्या संग्रह है। कहता है ना कबीर दास के पद जो है, पदों का संग्रह किस में है, इसका आंसर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, 19 नंबर, वाओ, ए नंबर ना जी, बीजक में। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है बीजक के द्वारा ही ब्राह्मण के वास्तविक तत्व जो है शब्द का बोध होता है, बीजक के द्वारा, ठीक है, जिसमें समस्त सृष्टि का निर्माण, समस्त सृष्टि जानते हैं ना, दुनिया, जिसमें तो मतलब 20 से ही उगेगा पूरा, हाँ पूरा विश्व हो जाएगा, सृष्टि मतलब पूरा विश्व हो जाएगा ना जी, जिसमें समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। कहता है कबीर की वाणियों को बीजक में संग्रहित किया गया है, ठीक है। यह कबीर पंथियों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ये जो बीजक है तो इसको भी जान लीजिए, बीजक क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है। इसको क्या माना जाता है, ये कबीर पंथियों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कि इसको, बीजक को, ठीक है। कहता है इनमें मुख्य रूप से धर्म निरपेक्ष विचार शामिल है। ये जो बीजक है इसमें क्या है, धर्म निरपेक्ष और विचार शामिल है ना, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की प्रथाओं पे आलोचना की है। प्रथा होता है ना, अब देखिए पहले के ज़माने में सती प्रथा था तो वो तो आलोचना करने लायक था ही, है ना। तो कुछ प्रथा हिंदू मुसलमानों का है, कुछ प्रथा हिंदुओं का है। उसी पर बीजक में क्या, ये बीजक जो ग्रंथ है उसी पर आलोचना किया गया है। कुछ अच्छे नहीं होते हैं ना, तो उस पर क्या किया गया, आलोचना कर दिया गया, चल भाई मतलब रोस्ट कर दिया गया है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी कविता मेरे गीत, है ना, जो मेरी कविता मेरे गीत मतलब हमारे कवितवा हमारे गीत, है ना। कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। ये जो कविता है ना, ये बोल रहा है कि ये तो कविता लिख दिया किसी ने, और यहाँ पूछ रहा है किसके द्वारा रचा गया है, किसने लिखा है ना। तो मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरी कविता मेरे गीत, है ना जी। कहता है कहता है कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो बताइए 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए नंबर, पद्मा सचदेव। ये जो पद्मा सचदेव हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है कि मेरी कविता जो है ना। कहानी तो अलग होगा कि कुछ कहानी तो अलग होता है, कविता इतना तो पता नहीं, जरूरत है ही नहीं ना। तो कह रहा है कि जो मेरा कविता लिखा हुआ है ना, गीतों जैसे तो कविता भी लिखते हैं, तो कह रहा है कि मेरी कविता मेरे ही गीत में गा लीजिए चाहे कविता बोल लीजिए, है कि नहीं। तो पद्मा सचदेव का ये क्या है, रचित है, ठीक है। आप देखिए कह रहा है विख्यात साहित्यकार पद्मा सचदेवा द्वारा डोगरी भाषा में रचित है। किस भाषा में, देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है। देखिए बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है ना, तो क्वेश्चन ये पहले पूछ चुका है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कहीं सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देगा, कहीं कहीं रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, है ना। तो कहीं कहीं रिलेटेड, कहीं कहीं थोड़ा सा बदलाव कर देता है। तो कह रहा है विख्यात यानी प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मा सचदेवा द्वारा डोगरी भाषा में रचित मेरी कविता मेरे गीत। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि किस भाषा में मेरी कविता मेरे गीत लिखा हुआ है। तो आप लोग कहेंगे डोगरी, टोकरी याद रखते हैं, टोकरी, है ना, टोकरी से डोगरी याद रखेंगे। डम क्या बोलते हैं, डमरू तो नहीं होगा ना, डोगरी से टोकरी ऐसे याद रखेंगे ना। एक कहता है कि जिनके लिए उन्होंने सन 1971 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए लोग कहता है ना कि वन प्रोडक्ट कैन बी चेंज योर लाइफ। इसने क्या किया कि मेरी कविता मेरे गीत लिख दिए, कविता लिख दिए, है ना। इन्हें क्या, इसी कविता को लिखने के लिए डोगरी भाषा वाले जो थे ना, कह रहा है ना कि उन्हें 1971 में डोगरी भाषा के लिए डोगरी भाषा में लिखे थे, तो इसीलिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, है ना। तो बात बहुत गहरी है। कहता यदि देश के भुगतान शेष में एको मोडेटिंग, है ना, निभावी जो पूंजी है शून्य है तो क्या होगा। इसका आंसर कह रहा है कि यदि देश के भुगतान जो है, भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी कि निभावी पूंजी शून्य है तो क्या हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का आंसर बताइए। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, भुगतान शेष में घाटा होगा।
अब देखिए कहते यदि देश के भुगतान शेष में एको मोड डेटिंग निभावी अगर शून्य हो जाएंगे तो घाटा ही तो होगा ना, यहाँ पे सीधी सी बात है। शून्य है तो कहता है भुगतान शेष में घाटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग आएंगे, कह रहा है कि यदि देश के, वही बात कह रहा है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि किस वर्ष तक, कौन से वर्ष तक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इसका आंसर क्या ही हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2026 तक, है ना, 26 तक क्या कर दिया गया है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन की प्रक्रिया जो है स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि परिसीमन आयोग, जो परिसीमन आयोग है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। समझ रहे हैं ना, जो परिसीमन है, परी वाली पापा की परी है ना, तो ये जो परिसीमन है ना आयोग भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में है, 82 के तहत क्या किया है, स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करता है और यह वर्तमान में 2026 तक क्या कर दिया गया है, परिसीमन के यह स्थगित कर दिया गया। ठीक है। अब आ जाएंगे, ये 23 नंबर मैथ वाला है अपना, आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर ये जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डी तक निकाल लें इसको पहले। देखो कहता है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। कहते हैं कौन सा भारत के जो राष्ट्रपति की क्षमा कहते हैं ना, क्षमा कर दें, क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के बाध्य नहीं होते। अगर हम आदेश दे दिए तो दे दिए, उसके कारण वारण कुछ नहीं। ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। कितना में, 72 में, है ना। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक, जो न्याय होते हैं, न्यायिक शक्ति है, लेकिन इसमें दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार संबंधी प्रावधान है ही नहीं, है ना। अब देखिए कह रहा है सूचना का संग्रह संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सूचना का संग्रह संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बता लिए लोग। अब बताने के बाद बी नंबर पे आ जाएंगे। चतुर्थक क्रियाकलाप से, या सूचना का संग्रह क्या है, चतुर्थ कहिए चाहे चतुर्थक क्रियाकलाप से है। ठीक है। कह रहा है कि राज्य के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कर रहा है, राज्यसभा की सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में इनमें से जो कथन है, कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर कर देना है बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बी नंबर। वाओ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहते वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, है ना। ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में इनके सदस्य की संख्या कितना है, 245, है ना, जिसमें 233 निर्वाचित एवं 12 मनोनीत सदस्य हैं और अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती हैं। इसे उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। प्रति 2 वर्ष बाद यह अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और वह 2 बार ही मनोनीत हो सकते हैं। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तन्ने में कैबियम छल्ले की प्रक्रिया से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं कौन सा है, प्राथमिक एलोएम है कि द्वितीयक जाइलम है कि प्राथमिक जाइलम है कि द्वितीयक फ्लोएम है, फ्लोएम। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं 29 नंबर का आंसर। तो आप कहेंगे ये हो जाएंगे द्वितीयक जाइलम। क्या हो जाएंगे, द्वितीयक जाइलम, है ना। तने में कैबियम जो छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली जो कोशिका है वो क्या है, द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम एक जटिल ऊतक है जिसमें न केवल निर्जीव सहायक और संवाहक कोशिकाएं होती हैं बल्कि महत्वपूर्ण जीवित घटक भी होते हैं। तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम हैं। अब आ जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। नींद नहीं आ रहा है, नहीं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसका शॉर्ट नाम क्या है, NRHM की शुरुआत की गई थी। 30 नंबर का आंसर मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
है ना। कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, है ना। देख रहा है कि यहाँ पे और क्वेश्चन बन रहा है, रिलेटेड क्वेश्चन तो देखना ही होगा ना। 12 अप्रैल 2005 को याद रखेंगे, अप्रैल में फुल अप्रैल मनाने के बाद 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने और किफ़ायती, सुलभ और गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी, है ना जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा था, है ना। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? संचयी जो है, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। वो क्या कहलाता है? 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गलत की सही? आइए, ओजाइव चक्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओजाइव चक्र हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ से फोन आ रहा है? ओजाइव चक्र कहलाते हैं, ठीक है। आइए अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 32 नंबर, एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। तो इसमें आप ऑप्शन जब देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे शायद टाइपिंग गलत हुआ है। आप लोग बुक में एक बार, हम सभी स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि एक बार बुक में इसका ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, अनुवाद और परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती हैं, ठीक है। ये इसमें नहीं होता है। कहते एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा जो कथन गलत है, तो वो क्या है? अनुवाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती हैं, ऐसा नहीं होता। ये गलत, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और ये ऑप्शन आपने देख लेना है किताब में एक बार। सॉरी इसके लिए, टाइप राइटर है ना मेरा, वो का ही बताएं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चूज 34 नंबर कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Whom does the speaker in Sujata Bhatt's Voice of the Unwanted Girl address? इसका आंसर तो लहाना ही पड़ेगा ना। 34 नंबर का आंसर कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि इंग्लिश तो थोड़ा ऊपर नीचे है। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर बताइए। तो अपना क्या हो जाएंगे? इसमें बहुत ही प्यारा ऑप्शन हो जाएगा मदर, है ना। क्या हो जाएंगे? मदर। कहता है ना कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो द गिवन ऑप्शंस। इसको ऑप्शंस को फॉलो करके हुम डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस, तो इसका आंसर मदर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे? 35। कहता है निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं। प्रमुख बहुलवादी हैं, तो इसमें से कौन प्रमुख बहुलवादी हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है निम्न में से प्रमुख बहुलवादी हैं, कौन सा है जो प्रमुख बहुलवादी हैं, है ना। इसका आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएंगे? तो हो जाएंगे इसका लास्की बोसाके, है ना जी। ये जो बहुलक है सबसे प्रमुख है, लास्की बोसाके। लास्की, लाश लगा देना है, बोसाके, लास्की। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 36 नंबर। कहता है कि उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? क्या कर रहे हैं? उत्तरी स्वपन परी, स्वप्ना वाली परी उतर गई, है ना जी। उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति, इसका पूरा है क्या? उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। 36 नंबर का आंसर हो जाएंगे अपना क्या? 36 नंबर का अपना आंसर हो जाएंगे रिपोर्टाज हो जाएंगे, रिपोर्टाज, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति रिपोर्टाज फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज श्रुत अश्रुत पूर्व से लिया गया है। किससे, कहाँ से लिया गया है? श्रुत और श्रुत से लिया गया है। इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। यहाँ कह रहा है ना कि जो रिपोर्टाज हैं उसकी जो लेखक है, रचनाकार है, कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग? डी तक अपना ऑप्शन देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? 37 नंबर का आंसर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप कहेंगे जो साधन है ना, साधन बाजार नहीं है। क्या है जी? साधन बाजार नहीं है। मुद्रा बाजार का उप बाजार साधन बाजार नहीं है। कह रहा है साधन बाजार में कीमत निर्णय किस प्रकार किया जाता है तथा उत्पत्ति के साधनों का प्रतिफल किस प्रकार निर्धारित होता है? उत्पत्ति के साधनों के प्रतिफलों जैसे कि मजदूरी, ब्याज एवं लगान को निर्धारित कर पाने
में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय संभव हो बाजार के रूप में जाना जाता है। अब आ जाएंगे अपना 38 नंबर क्वेश्चन। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? केल्विन चक्र में जो केल्विन चक्र है उसमें CO2 का प्राथमिक जो ग्राही है कौन सा है इसमें से? इसका आंसर बता देना है, आगे बढ़ जाना है। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि RUBP हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? RUBP। ये जो केल्विन चक्र है ना उसका CO2 जो है प्राथमिक ग्राही RUBP है। BP लो और BP हाई। CU पादप में CO2 इसका 2 ऐसे लिखना है, ठीक है, इसका 2 ऐसे है नीचे की तरफ ऐसे, इसके लिए हमें क्षमा करें। CO2 स्थिरीकरण के लिए कहता है स्थिरीकरण के लिए 2 पद केल्विन चक्र C3 चक्र और CU चक्र होते हैं। CO2 फिर यहाँ ऐसे हो जाएंगे, CO2 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। का प्राथमिक ग्राही जो है 3 कार्बन अणुओं फॉस्फोनाइलोराइजुवेट यानी कि PEP हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग 39 नंबर अपना देख लेना है, मैथ है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है कितनी है? बिहार में 2016 से 17 में जो कृषि विपणन है उसी समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 580। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बिहार वर्ष में 2016 से 17 में कृषि विपणन समिति की संख्या 580 थी। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है, अपना देख लेना है। 42 नंबर पे आएंगे। कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? है दिल्ली के कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने स्वयं यानी खुद को नियामत ए खुदाई है, क्या बोला था? नियामत ए खुदाई कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बलवन, है ना जी। ये जो बलवन सुल्तान था इसने क्या किया था? नियामत ए खुदाई, खुद को कहा था नियामत ए खुदाई। देखिए दिल्ली सल्तनत का गुलाब वंश का प्रथम शासक बलवन था। देखिए एक और क्वेश्चन आपको याद करना होगा। दिल्ली सल्तनत का गुलाब वंश, किस वंश का शासक है बलवन? तो गुलाब वंश याद रखेंगे। गुलाब, इसी ने गुलाब के फूल अपने गोर पे चढ़वाना चाहता था। दिल्ली सल्तनत का गुलाब वंश का प्रथम शासक कौन था? बलवन था, जिसने सर्वप्रथम दैवीय अधिकारों की घोषणा की। यह एक निरंकुश शासक था। इनके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद आता है। अब आ जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन। का कह रहा है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 10 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 10 तक किस शिक्षा संस्थान, करे कौन से शिक्षा हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा ही ले रहे हैं, दे रहे हैं, है ना जी। कहते किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका लिए जो आंसर देगा उसको 1 करोड़ है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे NCERT के, है ना। देखिए डॉक्टर जो कृष्ण कुमार है, कृष्ण भगवान के नाम से याद रखेंगे, डॉक्टर कृष्ण कुमार सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान, तो आप कहेंगे NCERT शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर क्या क्या कार्य किया। आया मजा आया इसमें? देखो 2004 से 10 तक डॉक्टर कृष्ण कुमार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक थे। उन्हें 2011 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था, है ना जी। डॉक्टर कृष्ण कुमार को 2011 में क्या मिला है? पद्मा श्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिएगा, कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक विथ राइट सेट ऑफ वर्ड। इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेट हो जाएंगे, है ना। कहता है मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट ... and Hindu religious figures and the themes generally associated with Hindu deities फिर कहता है नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड डिलीशियस प्लांट्स लाइक। इसमें इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लहा दीजिए 45 नंबर का, है ना। 45 नंबर क्या हो जाएंगे आंसर? तो आप कहेंगे नेचर एंड पीपल हो जाएंगे। नेचर पीपल, यहाँ नेचर यहाँ पीपल, ठीक है। ला दिए। अब आएंगे आगे। कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखेंगे, कह रहा है कि प्लेट निवर्तनिकी जो प्लेट निवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये बेकार में ऐसे ही आ गया है, ये बड़ा अधिका है जी। चलिए, कहता है प्लेट निवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 46, है ना। तो आप कहेंगे 46 का आंसर हो जाएंगे ए, क्या? अपसारी प्लेट सीमाएं। क्या हो जाएंगे? अपसारी प्लेट सीमाएं। आ गया। चलिए, कहता है कि प्लेट
विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर, है ना जी, देखिए कह रहा है जो पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे है ना, पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है ना जी। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक का सिद्धांत दिया हुआ है जो पृथ्वी के क्या है स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की क्या करता है, व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप में धरातलीय और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को क्या करता है, भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए, कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन की एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। एड्स जो रोगी होते हैं उनमें कहता है कि न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण हो जाती हैं। 47 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो 47 नंबर का आंसर लाइए, बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइएगा जल्दी। आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा, हाँ सी नंबर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमको बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। हम बोर होते जा रहे हैं, आपको कोई कमेंट नहीं आ रहा है। हमको कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है, मनोबल बढ़ता है कि अरे चलो कम से कम किसी को अच्छा लगा बुरा लगा तो बताए तो सही। तो आप लोग कमेंट कर करके बताइए हमको कि क्लास कैसे लगता है ना। थोड़ा मनोबल भी बढ़ा दीजिए मेरा, कि काम करने में मन लगे। देखिए कहता है कि एड्स HIV नामक विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। एड्स जो है HIV नामक क्या विषाणु संक्रमण के कारण होता है, समझ रहे हैं ना। विषाणु संक्रमण के कारण क्या होता है, एड्स यानी HIV होता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है। कहता है एड्स रोगी में शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में निरंतर कमी आती है, जिसका कारण रक्त में क्या होता है, CD+T सेल्स की संख्या में गिरावट हो जाती है ना। अब आ जाएंगे कितने पे, ये अपना क्वेश्चन है मैथ वाला। तो मैथ वाला अपना वीडियो देखना है क्या, मैथ वाली क्लास में। देखिए कह रहा है कि गुट निरपेक्ष, ये भी बहुत बार देखने को मिलते हैं सर, है ना। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। इसका आंसर करेंगे। कहता है गुट निरपेक्ष आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा और क्वेश्चन बनते हैं गुट निरपेक्ष से, तो इस पर ध्यान देने हैं। कहता है गुट निरपेक्ष, गुटका से याद रखिए, गुटका बहुत खाते हैं लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब और कहाँ हुआ था। शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना। तो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था उसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना। ये आंदोलन का नाम है, गुट निरपेक्ष क्या है, आंदोलन का नाम है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो पूछ रहा है कहाँ और कब हुआ था। तो 49 नंबर का आंसर करेंगे। तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से सी नंबर आ गया है, आपका भी सी नंबर ही आना चाहिए। बेलग्रेड 1961 ईस्वी, है ना। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था और सन कितना था, 1961 ईस्वी था, है ना। अब आइए, कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया, बेलग्रेड का नाम एक और क्या है, यूगोस्लाविया, है ना। बेलग्रेड, बेल से याद रखिए, जो बड़े बड़े फल खाते हैं आप लोग, बेल, है ना, उससे याद रखेंगे। बेलग्रेड, हाई ग्रेड हम लोग कह सकते हैं, बेलग्रेड याद नहीं रहेगा तो याद रखेंगे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड। या बेलग्रेड का एक और नाम है यूगोस्लाविया, यूगो। आप लोग कहते हैं यूगो, यू कम, यू माने यूगो मतलब तुम जाओ, यू कम मतलब आओ, है ना, ऐसे याद रखते हैं। तो आप कहेंगे यूगो, है ना, यूगोस्लाविया, कहते हैं यूगोस्लाविया, लाविया याद रखेंगे, यूगोस्लाविया याद रहेगा, यूगो और फिर उसमें इस लगा यूगोस्लाविया, ठीक है, याद रहेगा। कहता है इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया था। ये जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था तो इसमें ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो 25 देशों ने क्या क्या भाग लिया उसमें। चल भैया हम भी, है ना, 25 देशों ने भाग लिया। अभी की अगर बात कहें तो विश्व के 120 देश क्या है इस समूह में सक्रिय सदस्य हैं, मतलब भाग लिए हुए हैं, है ना। अब आ जाएंगे कितने, 51 नंबर। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खाली स्थान द्वारा परिवर्तित किया गया है। किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है। भूगोल में क्रमबद्ध, जो भूगोल की बात हो रही है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर करेंगे, है ना। 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पैर नहीं ना दुख रहा है, नहीं। चलिए 51 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए कह रहा है अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट है ना। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि रिचर्ड हॉर्टसोम प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता थे। क्या थे, जो रिचर्ड, देखिए नाम अमेरिका के नाम है, क्या कहा जाए, हम लोग रिसर्च कहते हैं ना, वैसे ही याद रखना है, रिचर्ड, है ना। हॉट याद रखिए, हॉट, है ना जी, हॉर्टसोम, तो याद रखेंगे रिचर्ड हॉर्टसोम प्रसिद्ध क्या है,
अमेरिकन भूगोल वेता हैं, ठीक है, भूगोल वेता थे, है ना। उन्होंने शिकागो बीबी से शिक्षा प्राप्त की। क्या क्या है? शिकागो बीबी से शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है। अब भूगोल में क्रमबद्ध उपागम रिचर्ड हॉटसुम द्वारा परिवर्तित किया गया था, ठीक है। अब आ जाएंगे 52 नंबर छोड़ के 53 नंबर पे। कर रहा है किरचॉफ, है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग फटाक से कीजिए। कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण नियम से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का आंसर बताइएगा। 53 नंबर का बी हो जाएगा। 53 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आवेश संरक्षण के, है ना। किरचॉफ का प्रथम जो नियम है किस संरक्षण नियम से संबंधित है? आवेश संरक्षण के। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? आगे देखिए, कह रहा है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पढ़ने वालों के लिए। कह रहा है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, है ना जी, प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का आंसर बताइएगा। कौन बता सकता है? उसके लिए 1 करोड़। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एराटास्थनीज। एरा याद रखें, एरी कहते हैं ना, हम एरी कहते हैं, तो एरी नहीं कह के एरा कहेंगे और उसमें टास्थनीज लगाया। टास मेरे को तो टास देंगे मतलब डांस देंगे ना जी भोजपुरी में। तो एरी से याद है एरा, एरा के लिए टासनीज, टास। अच्छा कहते हैं कि स्कूल में टास मिला है ना जी, इसे याद रखेंगे एराटास्थनीज, एराटास्थनीज ऐसे याद रखेंगे। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? एराटास्थनीज। अब आइए, कहता है प्राचीन यूनानी के विद्वान, ठीक है। एराटासनीज होगा ना, एराटासनीज ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। कहता है कि भूगोल का जनक कहा जाता है, तो पहले ही सर्वप्रथम ही प्रतिपादन किया है, तो इन्हीं को तो कहेंगे ना भूगोल का जनक या पिता कहेंगे। कहते वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। विश्व के प्रथम व्यक्ति, इंडिया को नहीं, विश्व के। हम लोग दिमाग में कोई बात जल्दी इंडिया ही आ जाता है, तो इंडिया से बाहर निकलना है पूरे विश्व में ना। हाँ, तो कहते वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। अब भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोस्थनीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। एराटोस कहिए चाहे टासनीज कहिए, ठीक है। आ जाएगा ऑप्शन, तो आप लोग गर्दा उड़ा लीजिएगा। अब आएंगे, अब कह रहा है कि कविता की परख निबंध के लेखक हैं। देखिए, कविता की परख, इतना ही से मतलब है कविता की परख, ये निबंध का नाम है, कविता की परख। कहता है कि यह निबंधवा के लेखक कौन है? 56 नंबर का आंसर करेंगे। 56 के छपा दीजिए आंसर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ये जो कहता है कविता की परख, हम लोग कहते हैं ना खूब परख ले बानी, इतना अच्छा से परख के, है ना। तो ये कह रहा है कविता की परख, कविता को क्या करो? परखो, बहुत कुछ सिखाएगा, है ना। कविता की परख। ये जो निबंध के लेखक है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अब ये कविता के परखने की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे रामचंद्र तो आएंगे ही ना, तो इनका नाम है पूरा रामचंद्र शुक्ल, है ना। राम किसको याद नहीं रहते हैं, तो रग रग में बसे हुए हैं ना जी। कहता है कविता की परख निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी के बेहद प्रसिद्ध निबंधकार थे। ये क्या है? हिंदी के बहुत ही फेमस क्या है? निबंधकार थे, है ना, जिन्होंने हिंदी में अनेक आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक क्या निबंधों की रचना की थी। कौन? रामचंद्र शुक्ल। अब देखेंगे सीधे 58 नंबर क्वेश्चन। कहता है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? कहता है वंशागति के जो क्रोमोसोमवाद है उस वाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसी ने, उसी का नाम बता दो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 58 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? कहता है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? मेंडल ने किया था। किसने? मेंडल ने किया था, ठीक है। मेंडल ने किया था क्या? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? मेंडल ने किया था, ठीक है। आइए अब देखिए, कह रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वाल्टर सटन और पियोडोर बोबेरी ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि वंशागति जो वंश है ना, वंशागति हमें तो किसी के वंशी है ना, तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वाल्टर सटन और पियोडोर बोबेरी ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या? वंश की जानकारी देता है, ठीक है। अब देखिए, आ जाएंगे इतना 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो।
59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? 59 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा है, ला देना है। कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे अभी तो पढ़े ही नहीं है। कहता है डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज द सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। देखिए कोरोना काल का समय का है। कहता है कि डॉक्टर्स रिकमेंडेड, जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड यूज द सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। सैनिटाइजर का यूज करके क्या करना है? हैंड वॉश करना है। कह रहा है पैसिव, कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलो। 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 59 नंबर का फर्स्ट ही हो जाएगा। रिकमेंड यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वे आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कुछ अच्छा कहेगा। कहता है एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, वो कौन सा कारक है बताइए? 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक परितंत्र में, परि याद रखेंगे पापा की परितंत्र है ना, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है 60 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ताप भी है, मृदा की नमी भी है, अपरदन की प्रकृति है, यानी कि इसका सभी हैं। हाँ, अब आ जाइए। कह रहा है ताप, मृदा की नमी तथा अपरदन की प्रकृति आदि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। देखो तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक है ना, प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? 61 नंबर का आंसर करेंगे। 61 नंबर का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 नंबर का आंसर हो जाएंगे बी, नामवर सिंह। क्या हो जाएंगे? नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह। देखिए इनके नाम में ही नाम है, नामवर सिंह है ना। अब देखो तो नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य थे। ये किसके शिष्य? कभी कभी शिष्य के बारे में पूछ देता है कि बताइए एक नामवर सिंह किसके शिष्य थे? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य थे। यह आधुनिक प्रगतिशील आलोचनात्मक विचारधारा के लेखक थे, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस। ही वाज डैश का लिखा है कि डिसबेडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम, है ना। ये जो भी लिखा है डीज लिखा है ना, डिसबेडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बकरबासठ। इसका आंसर आप ये हो जाएगा। कहता है द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसबेडियंस, जो भी है ये, है ना। अपना इंग्लिश थोड़ा बिहार से है ना। अब आइए, कह रहा है कि 63 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, देखिए हम बिहार का दोष नहीं दे सकते हैं। बिहार आज मेरा गर्व है कि हम बिहार राज्य में हैं। हमारा जन्मभूमि बिहार में होगा, बिहार है, जन्मभूमि मेरा बिहार है। ये गर्व की बात है ना। लेकिन आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, आप किसी देश को या फिर आप किसी स्टेट को कैसे बदनाम कर सकते हैं? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या सीख रहे हो। बिहार के ही बच्चे हैं कि इतना फटाक इंग्लिश बोल रहे हैं कि आप वहाँ देखोगे तो कह रहे हम कहाँ थे, है ना। तो इसे बिहार को दोष नहीं देना है। अरे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपना मन की बात है, आपको जो विषय में मन लग रहा है लगाइए। क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बकरी, शेर, घास, भेड़िया। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकते हैं? 63 नंबर का आंसर बताएंगे, लहाएंगे। 63 नंबर का आंसर कुछ तो बताएंगे, कुछ तो लहा देंगे, है ना। तो आप कहेंगे प्राथमिक में से कौन सा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो आपके हिसाब से क्या है जी? आपके हिसाब से क्या है? तो आप कह रहे हैं कि घास हो जाएंगे, लेकिन इसमें बकरी हो जाएंगी। देख कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता वनों में पाए जाने वाले सभी शाकाहारी जंतुओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कहता है प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वनों में पाए जाने वाले, वन में रहने वाले, है ना, शाकाहारी जंतु। जो शाकाहारी मांस नहीं खाता है, तो बकरी तो घास खाती है ना। तो इनके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसको इनके अंतर्गत क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये शाकाहारी जंतुएं हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जो मांस नहीं खाता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, बकरी, गाय, बंदर, गिलहरी, घोड़ा, हाथी, सब कुछ जो खाली मांस नहीं खाता हो उसी को प्राथमिक में रखेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब हम लोग आ जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट
परत हैं, पेरिडोटाइट परत हैं। निम्न इसी में से कहता है इसी में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है वो कौन सा परत है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर बताएंगे या लहाएंगे? अरे खाली गलत बता देंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, मेंटल हो जाएंगे, है ना। कर आगे निम्नलिखित में से पृथ्वी की जो पेरिडोटाइट परत है ना जी, जो होता है परत होता है ना, तो उसका नाम क्या है? पेरिडोटाइट, है ना, तो उसका नाम है मेंटल। करा पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, पेरिडोटाइट, है ना। अब एक कहता है पृथ्वी की ऊपरी सतह, ऊपर की सतह पर पाई जाने वाले चट्टान को पेरियोडाइट मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर की सतह है ना, उस पे पाई जाने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? पेरियोडाइट मेंटल कहते हैं। आया समझ में? जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत को दबाव के कारण ठोस जैसा, बढ़िया, है ना, ठोस जैसा हो जाता है। लेकिन जब कभी तापमान में वृद्धि होने पर यह चट्टानें पिघल कर मेग्मा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? मेग्मा का निर्माण करती हैं, है ना। अब आ जाएंगे, कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, है ना। कहता है मुगल काल में, मुगल काल की बात हो रही है ना, कहता है उत्तर पश्चिम भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट हस्तशिल्प, है ना, हस्तशिल्प उत्पादन, हाथ से बनाए गए शिल्प, है ना, मूर्ति उर्ति, कहता है हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। वो कौन सा केंद्र था? कहाँ था? कश्मीर की, पंजाब की, लाहौर की, अमृतसर, कहाँ था? 65 नंबर, 65 नंबर की ला देंगे, 65 नंबर की ला दी, 65 नंबर का लाहौर ही होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र कहाँ था? लाहौर था। वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य, है ना, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो आवर्त चक्र के मध्य में प्राप्त करते हैं अपने उच्चतम स्तर को? ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य अपने उच्चतम स्तर को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। 66 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अरे सी नंबर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऐसा समझ में? करा है एस्ट्रोजन, है ना जी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है? हार्मोन आवर्त सारणी के मध्य में, है ना, आवर्त सारणी के मध्य अपने उच्चतम जो ऊंचे वाले स्तर है, स्तर को प्राप्त करता है, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन याद रखेंगे। एस्ट्रो जैसे हम लोग याद करते हैं एस्ट्रो है ना, गैस्ट्रो एक दवाई के नाम शायद था, है गैस्ट्रो, ऐसे एस्ट्रोजन याद है, एस्ट्रोजन। ये कह रहा है एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एस्ट्रोजन जो है एक सेक्स हार्मोन है जो क्या होता है? महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मासिक धर्म चक्र के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में क्या होता है? स्वाभाविक रूप से उतार चढ़ाव होता है, और जो है रजोनिवृत्ति के दौरान गिरावट आती है। यह हार्मोन प्रजनन स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है। समझ लीजिए, ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन ही है जो महिलाओं को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। समझ रहे हैं ना? एक बार और पढ़ के सुना दीजिए। समझ गई? देखिए कह रहा है एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं को क्या करता है? यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बस इतना ही याद रखें, ठीक है। अब आइए, कहता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, आय हाय कहता है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, है ना। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? कौन सा ऐसा रचना है जिसमें ये लिखा हुआ है ना। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, है ना। कहता है कि उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण की है ना। ये भी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, अगर हम नहीं जानते हैं तो कहा किसका है भाई? तो मैथिली शरण गुप्त का है ना। कहता है कि किस रचना से उद्धृत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का तो मज़ा ही आ गया 67 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा बी नंबर। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा, है ना जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो यशोधरा है रचना है, इसी में क्या है? उद्धृत है। देखिए कह रहा है सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता युग प्रवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह पंक्ति यशोधरा शीर्षक कहानी से ली गई है। 68 का आंसर मैं थे। अब आ जाएंगे 69 पे। कहता है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, है ना। हड़प्पा के, देखिए उस क्वेश्चन का हंसी अभी भी आ रहा है हमको। देख रहे हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? 69 का आंसर है ना। नहीं, हड़प्पा में लोहा को जानते थे? नहीं जानते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है।
अब आइए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग लौह धातु का उपयोग नहीं करते थे, है ना। अध्यात्म है कि हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यद्यपि यहाँ से तांबे एवं सोने चांदी साक्ष्य भी, सोने चांदी की साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुए यानी मिले हुए हैं ना। 70 नंबर का आंसर करेंगे, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल, विच इज दिस रजिस्टर, है ना, क्या है। अब इसका आंसर 70 नंबर का आंसर करेंगे इंग्लिश वाले भैया और इंग्लिश वाले सिस्टर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी नंबर आंसर हो जाएगा सेरेमोनियल, है ना, क्या हो जाएगा सेरेमोनियल हो जाएगा, सेरेमोनियल जो भी हो भाई। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है। वायु के क्षैतिज जो है संचलन से होने वाले ताप का क्या होता है, स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जो वायु है ना, वायु के क्षैतिज संचलन से क्या होते हैं, होने वाले जो ताप का स्थानांतरण कहलाता है, वो क्या कहलाता है। 71 नंबर का आंसर क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चालक, संवाहक, संवहन कहेंगे, संवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का जो स्थानांतरण है वो संवहन कहलाता है, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने, कहते हैं वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। संवहन के कारण ही गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे स्थानों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं, ठीक है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, मत्स्य कर्म परशुराम दधीची। 72 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 72 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना दधीची हो जाएंगे। विष्णु का अवतार है, मत्स्य भी है, माता के मत्स्य के रूप में भी विष्णु अवतार है, कुर्म के भी या परशुराम तो सबको जानता है ना, तो इसका आंसर होगा दधीची। अब आइए, कह रहा है कि दधीची विष्णु का अवतार नहीं है बल्कि वे वैदिक ऋषि थे, मत्स्य कुर्म और परशुराम विष्णु के अवतार हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। इसको अवरोही क्रम में देखना है, ठीक है, आरोही क्रम में नहीं देखना है, अवरोही क्रम में देखना है। अगर अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 73 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन, भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या देशों का वर्तमान है 2022-23 के अनुसार क्रम हो जाएगा क्या, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंडोनेशिया, ठीक है। अब देखिए 74 का आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। Which of the following is to be omitted in the process of note making। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 74 का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएंगे 74 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे हेडिंग्स हो जाने हैं, हेडिंग्स, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हेडिंग्स। अब आएंगे 75 का, देखिए कह रहा है 75 कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय 22 राय कौन थे। ये सन कितने की बात हो रही है, देखिए 1861 के, है ना, उस समय की बात हो रही है। कह रहा है 1861 के भारतीय परिषद जो अधिनियम के समय में 22 राय कौन थे। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, 75 का आंसर देंगे या फिर लाएंगे। 75 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय में ये जो 22 राय थे कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, है ना, लॉर्ड कैनिंग, याद रहेगा। कहता है भारत परिषद अधिनियम 1861 के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। इसके शासन काल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। इसमें कहता है भारत परिषद अधिनियम 1861 के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। इसके शासनकाल में, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में क्या एक से एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब आइए, कह रहा है कि धनात्मक ढाल के पूर्ण वक्र का कारण है, जो धनात्मक ढाल के कह रहा है, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, क्या कारण है। 76 का आंसर क्या हो जाएंगे, 76 का आंसर हो जाएंगे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहता है वर्धमान, वेरी गुड, वर्धमान प्रतिफल। कहता है कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण किसके कारण होता है, तो वर्धमान प्रतिफल के कारण होता है। अब देखिए बात यही कर रहा है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 78 का। कहता है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है, जायसी 78 को रहा है, जायसी द्वारा क्या है, रचित महाकाव्य है। कौन सा, ये जो जायसी हैं इनके द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया है, रचा गया है, वो कौन सा है, बताइए। 78 का आंसर कीजिए, क्या ही हो जाएंगे 78 में,
आप क्या आंसर करेंगे? ए नंबर। वाओ, वेरी गुड। कहेंगे पद्मावत। जायसी द्वारा क्या लिखा गया है, क्या रचित किया गया है? पद्मावत, है ना। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ की रचना की। इन्होंने बाबर के शासनकाल के दौरान आखिरी कलाम की रचना की थी, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस, है ना। कहता है विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से क्या करना है? पैसिव बना देना है। तो 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हो जाएंगे क्या, यहाँ पे कहेंगे द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाई विटामिन ए। इसको क्या करेंगे? ये जो एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ है ना विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्या हेयर लॉस, तो इसको क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की क्या कर सकते हैं? रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसका यही पूछने का बस इतना ही मतलब है। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से, माने इन्हीं में से, इस ऑप्शन में से कौन से अनुच्छेद की बात हो रही है, अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की क्या कर सकते हैं? रक्षा के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए नंबर। इसका आंसर हो जाएंगे ए नंबर, यानी कि अनुच्छेद 32 में, है ना। अनुच्छेद 32 में यहाँ कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। दोनों में कर सकते हैं, किसी एक में भी, मतलब किसी में भी कर सकते हैं। कहता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? कहता है कि भौतिक अधिशोषण में, जो भौतिक अधिशोषण है उसमें गैस के जो अणु है ना ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? 83 का आंसर करेंगे किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वांडर वॉल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? वांडर वॉल बल के द्वारा, है ना जी। इसको वाटर जैसे बोलते हैं ना, वाटर जैसे वांडर वॉल, ऐसे बोलेंगे वांडर वॉल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब आइए, कहता है जब अधिशोषण की सतह तथा अधिशोषित पदार्थ के मध्य दुर्बल वांडर वॉल बल होता है तो यह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। अब 84 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चावल, देखिए कहते हैं भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। बहुत अच्छा, मोदी जी के चावल उठाने हम लोग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? डीलर के घर पे। लेकिन वो डीलर की बात नहीं हो रहा है। कहते हैं भारत का राष्ट्रीय चावल जो है अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? क्या कटक में है कि नई दिल्ली की, चेन्नई की, कोलकाता? 84 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का? तो आप कहेंगे कटक में। कटक में धान कटाएगा, कटा के वहीं पे क्या हो जाएगा? देखिए इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे ना, कटक, धान की कटाई कटक कह सकते हैं कि नहीं। और वहीं पे मान लीजिए कटक में तो चावल मिलेगा। कोटा हम लोग कहते हैं, कोटा, तो कोटा से याद रखेंगे कटक ना। कोटा के लिए हम चावल लेने जाते हैं ना कोटा में। तो भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है ना। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन, अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ओडिशा यानी कि कटक में, है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है ना। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? 85 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएंगे, बताइए क्या? बताइए, लाइए क्या हो जाएंगे? ला दीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे। होमर। वेरी गुड, होमर लग गया। देखिए कहते निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि क्या यूनान के कवि था? तो होमर जो था यूनानी कवि था, है ना। देखिए होमर यूनान के ऐसे प्राचीनतम कवियों में से एक हैं जिनकी रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं और जो बहुमत से यूरोप के सबसे महान कवि स्वीकार किए जाते हैं। यूरोप के सबसे महान कवि क्या, यूरोप में जो है ना सबसे महान कवि माने जाते हैं। चलिए अब कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन 3 बार देखने को मिल गया सेट में, तो इस पर भी एकदम आंख गड़ा देना है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी, कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। 86 का आंसर करेंगे। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएंगे हाँ, जीवन की सुरक्षा का अधिकार,
है ना, इसी को निलंबित नहीं करता है ना। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आएंगे 87 नंबर अपना कर लेंगे, देख लेंगे, मैथ है। 88 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आप कहेंगे कि सांसद। क्या हो जाएंगे? सांसद। तो ना क्षेत्र सूची में विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय जो है ना जी के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद ही कर सकता है ना। अब करा निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? अब आइए इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। कहता है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में क्या मिला है? प्रभुत्व जमाने में सफलता मिल गई। 89 का आंसर क्या करेंगे? हम लोग देखिए जश्न के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि हम लोग 90 पे आ गए हैं। बस 10 वो और करना है और उसके बाद जश्न मनाना है। आज जश्न में पार्टी रहेगा। और पार्टी में क्या रहेगा? आप लोग कमेंट करेंगे हमको और बताएंगे कि आपने कितना सही करा और कितना गलत किया, है ना। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डच। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की सफलता मिल गई है? डच को, है ना। 89 का डच हो जाएंगे। अब आइए, कह रहा है ना कि प्रमुख यूरोपीय कंपनियों में डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। डच पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी। अब आ जाएंगे 90 नंबर। कह रहा है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ है? वहाँ है जहाँ क्या? अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ। 90 नंबर का आंसर करेंगे जहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। ठीक है, 90 नंबर की देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर है वहाँ है जहाँ LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर क्या है? LMC है। LAC बराबर LMC है। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 91 अपना देख लेंगे, मैथ है। 92 नंबर पे आएंगे। देखिए 92 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में कहता है सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? जो सामंतवाद हैं उन्हीं का उदय का क्या था? प्रमुख कारण था। 92 नंबर का आंसर क्या करेंगे? 92 का आंसर बताइए, है ना। तो आप कहेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बारबर राज की स्थापना, है ना। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो क्या कारण था? रोमन साम्राज्य में इस साम्राज्य के पतन के क्या पश्चात क्या हुआ था? बारबर राज की स्थापना हुई थी, यही कारण था। अब आएंगे कितने नंबर पे? देखो है रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जब पश्चिम यूरोप की असभ्य जातियाँ फ्रैंक लोमार्ड तथा ग्रोथ इत्यादि ने उस पर अधिकार कर लिया तो इन पर बार्बर जातियों से अपनी सुरक्षा के लिए जनता ने शक्तिशाली वर्ग से समझौता किया जो कालांतर में सामंतवाद के आधार पर बन गए। इस प्रकार सामंतवाद के जन्म में सुरक्षा की भावना प्रमुख थी। 93 आंसर करेंगे। कहता है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है वो कौन सा बायोरिएक्टर है? इसी का इतना ही आंसर कर देना है, बताइए। 93 का आंसर लगा दीजिए या फिर बता दीजिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है वो क्या है? बायोरिएक्टर। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बायोरिएक्टर। ये हो जाएंगे बिलोडित हॉज बायोरिएक्टर। बिलोडित है ना, हॉज बायोरिएक्टर है। सबसे ज़्यादा कहते हैं सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है तो उसका नाम है बिलोडित हॉज ना। बिलोडित हॉज याद रखेंगे, बिलाई से बिल्लू मेरी बिल्लू रानी से कुछ गाना है ना, तो बिलोडित हॉज याद रखेंगे बायोरिएक्टर जो सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपयोग में लाया जाता है। अब आइए कह रहा है ये बात वही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कहता है बिलोडित हॉज बायोरिएक्टर का उपयोग संवर्धन के अधिक आयतन के संसाधन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह वर्गाकार आधार वाला बेलनाकार टैंक होता है। देखिए 94 आंसर करेंगे। 94 का कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन सुने हैं? देखिए करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड। क्या करना है? कहता है बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज
वॉश योर हैंड, इसका क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है हिंदी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 94 का आंसर तो लगभग सभी किसी का आएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहता है ना कि बिफोर एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करने से पहले प्लीज़ वॉश योर हैंड, कृपया अपने हाथ धोएं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, कर रहा है कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ को धो लें। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। ठीक है, कहता है कि संवैधानिक संशोधन ने, कौन से संवैधानिक संशोधन ने क्या किया, अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर कीजिए। 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25वें, क्या है जी, 25वें कानून वरीयता प्रदान की है ना। कहता है ना कि 31 के, कहता है ना इतने के तहत, कहता है किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद, किस संवैधानिक कहता है किस संवैधानिक संशोधन ने, तो कहेंगे 25वें संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। आइए, कहता है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 39 बी या सी में निहित निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों के उल्लंघन की चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती हैं। उलुंग चाय कौन से देश में क्या की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर कीजिएगा। 98 का आंसर क्या हो जाएंगे, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती हैं। 98 का आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर, आप कहेंगे ताइवान। उलुंग चाय कौन से देश में उगाई जाती है, उत्पादन होता है उलुंग चाय, उसका नाम क्या है, उलुंग चाय, तो ताइवान में। ठीक है, ताइवान, ताई जी याद रखें, ताई जी से ताइवान। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देश चीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्व की बात करें तो कहता है उलुंग एक उन्नत क्या है, चाय की किस्म है जो चीन में उगाई जाती हैं। इसके अलावा ताइवान एवं म्यांमार में भी उगाई जाती हैं। अब कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन की रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। 99 का बहुत करीब है, हम लोग 100 के करीब हैं। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन किस रचना पर मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उर्वशी रचना पर मिला है। क्या, उर्वशी की जब रचना किए थे तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखो, कहता है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। दिनकर के काव्य उर्वशी के नाटक पुरूरवा करा है, पुरूरवा है ना जी। पुरूरवा का प्रेयसी को प्रेम प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। इस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 100 नंबर। तो अपना देख लेना 100 नंबर क्या है, फिजिक्स है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज के क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन छूट गए हैं, इसके लिए हम ईमानदारी से एकदम क्षमा मांगते हैं आपसे, और अगले बार से ऐसे नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। क्या कलम का नहीं उग रहा है, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।